प्रीवियस प्रश्न पत्रों के हल के क्रम में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 है, जो भी प्रत्येक 2 नंबर का है, 2 अंक का है। और इसमें आपको फिर से जैसे हमने प्रश्न संख्या 3 में कराया था उसी प्रकार से इसे भी करना है। यह भी 2-2 अंक का है और सवाल की जो स्ट्रेंथ है वह भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी प्रश्न संख्या 3 के हुआ करते थे। तो इस क्रम में पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या में वहां परिमेय संख्या की परिभाषा दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि परिमेय संख्या उसे हम कह सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक हो और इसके साथ साथ Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। केवल इतनी ही परिभाषा आपको परिमेय संख्या के लिए दी जाती है, लेकिन हमारे समझ से इतना पर्याप्त नहीं है परिमेय संख्या की परिभाषा के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो इस रूप में लिखी जा सकती हैं P/Q के रूप में, लेकिन क्या आप हर एक उस लिखे हुए भिन्नात्मक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो आपकी तरफ से जवाब आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उदाहरण के तौर पे देते हैं आपको 1/3 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, 1/7 लिखा हुआ है और 12/10 लिखा हुआ है। जरा बताइए इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है? तो आप जवाब देंगे केवल ये और ये है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P और Q पूर्णांक है, 1 और 3 पूर्णांक होते हैं। इसके साथ साथ Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 3 0 के बराबर नहीं है। तो इस परिभाषा के हिसाब से तो 1/3 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम जब इस प्रकार की संख्याओं को लिखते हैं तो फिर थोड़ा सा और आगे जब विचार करते हैं तो हमने पाया कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। क्या रहता है? शांत होता है। वहीं इसे आप दशमलव में परिवर्तित करके देखिए तो आप क्या पाएंगे? 0.333333 दशमलव, ये कटने वाला कभी नहीं है। अर्थात P/Q के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अशांत है। तो जब कोई भिन्नात्मक संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है तो हम उसे परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या कह देते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मान 22/7 और आप प्रसारित रूप में करके देखेंगे तो क्या मिलता है कि ये दशमलव में फिर 3.141, फिर इसके बाद इस प्रकार की संख्याओं का एक बंडल जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। बार बार वही खत्म होता जाएगा और कभी आप पाएंगे नहीं कि इसका जो प्रसार है वो खत्म हो जाता है। वहीं इसको आप करके देखें तो 2/20 लिखा हुआ है। निसंदेह जब आप काटेंगे 0.4, इसके बाद कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यही कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए दिखाइए कि ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग करते क्या है, देखते हैं कि जहां जिस भिन्न में हर में 2 आ गया, 5 आ गया, या इस प्रकार की 2x5 के रूप में संख्याएं आ गई, वो हमेशा कैसा होता है? शांत प्रसार होता है उसका। तो एक परिभाषा दी गई कि जिस भिन्नात्मक संख्या के हर को हम 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते यन के रूप में लिख ले जाते हों, वह संख्या कैसी होती है? उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। तो हम करेंगे क्या? इस दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार करके देखेंगे और देखेंगे क्या इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है 13/51 और ये 1250, 1351/1250 है। जिसमें देखिए हर में लिखा है 1250। अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 25 × 125 × 625 और गुणे कितना? 2, 625 × 2 बराबर 1250 के हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 × 2 की पावर 1। तो क्या हमने इसको इस रूप में नहीं लिख दिया? 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यम के रूप में, जहां यम और यम कैसा होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ऋण से इतर हो, ऋण से हटके, ऐसा पूर्णांक लिखें हम कि जो ऋण से हटके हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? हर जो है वो कैसा है? 1250 बराबर किसके? 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 4 के, अर्थात इस रूप में लिखा है जहां यम और यन ऋणोत्तर पूर्णांक है। अर्थात ये परिमेय संख्या जो होगी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब शांत होने के बाद अब आपको दिखाना है कि बिना लंबी प्रक्रिया के विभाजन के हम इसको कैसे कर ले जाए। तो हम करते क्या है, देखिए जरा। 1351 ऐसे रहेगा, 1250 इस प्रकार से रहने देते हैं। 1351 बटे इसको हम लिखते हैं क्या? 5
या शुरू में ऐसे लिख लेते हैं 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 4, है ना। अब हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ चाहे तो 2 की घात भी 4 कर सकते हैं, उतने का ही आप अंश में गुणा करा दीजिए। तो ये संभव क्या है, 2 की घाते 3 का ऊपर 1351 और 2 की घाते 3 का नीचे। तो ये अब हमारा बन गया कितना, 2 की घाते 3 करेंगे 8 आएगा, इसका गुणा 1351 में होगा। और यहाँ देखिए 2 की घाते 4 और गुणे 5 की घाते भी क्या हो गई, 4 हो गई। अब इन दोनों को हम एक साथ लिखें, ऊपर गुणा करा लीजिए तो 8 का गुणा 1 के साथ होगा, 8 करने में 8, 8 पंच 40 के 0 हासिल 4, 8 तरीके 24, 4 28 हासिल 2 और 8 करने में 8 और 2 10, इतना हुआ। नीचे क्या बनेगा, 2 गुणे 5 की पावर 4, क्यों, क्योंकि दोनों की घातें समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। ऐसा करने के बाद बन गया 10,408 और भागे, यहाँ क्या करना है 10 हो गया, 5 गुणिया 10, 10 की घाते 4, 4 का मतलब 400 में बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 हो गया ना। अब आपको पता होगा कि अगर कहीं हर में ऐसा है तो हम भाग जब दिलाते हैं तो दशमलव बाएं की सकता जाता है, अर्थात देखें तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 1.0408 यही इसका क्या है, इस दी गई परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार है। तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप प्रयास करिएगा कि इसको अच्छे से हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधियों द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या 2 का सलूशन, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। गुणन मूल निकालने की और भी विधियां हैं गुणनखंड के अतिरिक्त, पूर्ण वर्ग बना के करते हैं आप गुणनखंड, साधारण गुणनखंड करते हैं। इसके अतिरिक्त मूल को निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने कहा है सिंपल आप गुणनखंड विधि लगाइए। गुणनखंड में हम बता दें क्या है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म के साथ, अर्थात x² की गुणांक का गुणा अचर पद के साथ कराते हैं। जो 3 का गुणा 2 के साथ हमने कराया, कितना आ गया 6। अब इस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में हम तोड़ते हैं कि जोड़े घटाए तो ये आ जाए, जोड़े घटाए तो 2√6 आए, लेकिन इन दोनों का जो योग या सम है वो इसके बराबर आना चाहिए, वहीं इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा 2 भाग √6 और √6 हो सकता है। दोनों को जोड़ लेंगे जब तो 2√6 होगा जो कि यहाँ है, और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो √6 बराबर किसके, 6 के, ये आ गया हमारा। तो इस हिसाब से गुणनखंड करते समय ध्यान देना चाहिए। अब देखिए करना क्या है, आगे करना यह है कि आप इसको तोड़ दीजिए, होगा 3x² - √6x - √6x बना और +2 = 0, 2 भागों में टूट गया। अब इस 3 को लिखिए क्या, √3 × √3 और x² माइनस, इसको आप लिख सकते हैं √3 × √2x लिख सकते हैं बड़े आराम से, स्क्वायर रूट में लिखी हुई चीजें हैं, आप आराम से इनको गुणा करा के लिख सकते हैं। दूसरी √6 को भी ऐसे तोड़ दीजिए, तो √3 × √2x और प्लस इस √2 को 2 भागों में तोड़ना है ऐसे, √2 × √2, बहुत सारे √ आ गए, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से निकल जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो क्या करिए आप यहाँ से √3x कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, सिंपल √3x, और क्या बचा माइनस √2 केवल बच गया, है ना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ √2 है तो केवल √2 कॉमन करिए तो बचेगा √3x माइनस √2 = 0। अब यहाँ देखिए दोनों चीजें कॉमन है तो √3x माइनस √2 सॉरी, और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 = 0। यदि 2 का गुणन 0 है तो वो अलग अलग 0 होते हैं। इसका मतलब कि या तो √3 माइनस √2 बराबर 0 होगा ये, या इसके अतिरिक्त √3x माइनस 2 बराबर ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से मिलेगा हमें x = √2/√3, और अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से भी हमको यही मिलेगा √2/√3। इसका मतलब कि दोनों मूल कैसे हैं, रिपीटेड हैं, दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा बराबर हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप इनको कह सकते हैं कि दोनों मूल हमारे वास्तविक तथा बराबर हैं, और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं इनको। और अगले क्रम में आप देखें, हाँ दूसरी चीज ये है कि इस पे आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं, कभी कभी दे देता है कि बताइए इनके मूल बराबर हैं,
तो की वैल्यू फाइंड करिए। ऐसे में विविध कर का इस्तेमाल करके आपको देखना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है। यदि 0 के बराबर आया इसका मतलब कि मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर है, जो कि यहाँ है। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो क्या पाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके आता है, 0 के ही आता है। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ 3 बिंदु है, वो तीनों बिंदु जो है संरेख है। तो सबसे पहले संरेख को समझना है आपको हवाले में कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब क्या होता है। एक ही रेखा में स्थित बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ कहीं है, तो इनके द्वारा क्या होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है ना। लेकिन अगर ये बिंदु धीरे 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 यहाँ आते आते और इसी रेखा पे आ जाए तो हम क्या कह देते हैं, ये संरेख है, एक ही रेखा में स्थित है। तो जब एक ही रेखा में स्थित हो गए तो इन तीनों बिंदुओं के द्वारा देख रहे हैं कोई त्रिभुज बना नहीं बना। अगर थोड़ा सा भी ऊपर होता तो त्रिभुज बनता, यहाँ कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम 0 कर दें तो वही सिद्ध हो जाता है कि ये क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। तो हमें ये पता है कि तीनों बिंदु संरेख है, तो हम करते क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का फार्मूला है। अब आप लिख देंगे कि तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 बराबर 1/2। जो बिंदु दिए गए हैं उनको रखते चले जाइए। बिंदु हमारे पास जो है वो a, 0, 0, b और 1, 1 है, अर्थात ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। सबको रख दीजिए। a हुआ, फिर लिखा है y2 माइनस y3 यानी b माइनस कितना 1 और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो सब 0 हो जाएगा बीच का, और प्लस x3 की वैल्यू 1 है और y1 माइनस y2, तो 0 माइनस किसके, b के, ठीक है। अब फिर ये गुणा करा देंगे तो यहां से मिला ab, ये 0 की तरफ चला गया, ab माइनस a और माइनस कितना b बराबर किसके, 0 के, या सिंपल ab बराबर किसके, a प्लस b के आ गया, ठीक है। भाग दिला दीजिए ab का दोनों तक पक्षों में, तो ab बटे ab बराबर a बटे ab प्लस b बटे ab। देख रहे हैं b से b कटा, a से a कटा, ab से b कट गया, आ गया 1/a प्लस 1/b बराबर किसके, 1 के। यही सिद्ध करना था आपको, इस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ घ नंबर, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि PQ 24 सेंटीमीटर है और PR कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो इनमें देखिए करना क्या है, ये PQ हमारा क्या है, ध्यान से देखें आप, तो यहाँ O केंद्र है और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है वो व्यास होती है, अर्थात जो ये PRO इनके द्वारा जो बन रहा है ये क्या है, अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लें और उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें यहाँ से मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत होगी, किसकी, त्रिज्या की। देखिए ये दिया है कितना, ये इसको हम 24 मानते हैं, ये 7 दिया है, तो 24 7 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 25 निकलेगा। व्यास हमारा कितना आ गया, 25, यानी PQ बराबर किसके, 25 के, तो OR बराबर किसके होगा, 25/2 के हो गए, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो हम करते क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा, और माइनस कितना, माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल देना है हमें। तो 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 रख दीजिए, R का मान 25/2 कर दीजिए, माइनस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 7 गुणे कितना, 24 है ना। इनको काट दीजिए, 12 आ गया, थोड़ा सा हल करेंगे, ये 11 हुआ, तो 11/7 गुणे 25 पंचे 125, 625 और बटा कितना 4, माइनस ये कितना होगा 12 सते 84, ठीक है। इतना हल कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर इनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये आप इस हिसाब से इनको कर सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन को करते रहें, मेहनत से अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखें, और हम चाहते हैं कि आप बेहतर अंक पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।